हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सम्राट शुक्ला और आज का हमारा टॉपिक है एडवांस टैक्स इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी डी ई। तो इंटरेस्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं कि एडवांस टैक्स क्या है। लेकिन एडवांस टैक्स क्या है ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये किन पर एप्लीकेबल है, ताकि अगर आप इसके क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आपको इसको जानने की जरूरत ही नहीं, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो सबसे पहले अगर आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 और मोर हो, 10,000 या उससे ज्यादा हो, तो आपको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है और आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बूढ़े आदमी हैं, इनकम टैक्स 60 इयर्स और उससे ज्यादा वाले को बूढ़ा आदमी मानता है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपका कोई बिजनेस से इनकम नहीं आता है। मतलब रेसिडेंट का तो सेपरेट चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस का, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर आपके बाहर का देश से कोई लेना देना नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर आप एक बूढ़े आदमी हैं, 60 इयर्स या उससे ज्यादा के हैं, और अगर आपका बिजनेस से इनकम नहीं आता है, भले आप करोड़ों कमाते हो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या अदर इनकम से, लेकिन आपका कोई बिजनेस से इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहले अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के अलावा कोई भी है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा कब, अगर 10,000 या उससे ज्यादा का उसकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी है तो। अब एडवांस टैक्स क्या होता है और एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एडवांस टैक्स क्या होता है। अगर आप इनकम कमा रहे हो जिस साल में, जिस फाइनेंशियल ईयर में, उसी ईयर में अगर आप टैक्स पे करते हो पार्ट पार्ट में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट में, तो उसको एडवांस टैक्स बोला जाएगा। मतलब अगर आप असेसमेंट होगा आपका और तब आप टैक्स भरोगे, जनरली यही होता है, लेकिन उससे पहले आप भर रहे हो, इसके लिए उसको एडवांस टैक्स इनकम टैक्स में नाम दिया है। हालांकि ये एडवांस नहीं है, ये पे एज यू अर्न स्कीम है। मतलब जैसे जैसे आप कमा रहे हो वैसे वैसे आप टैक्स पे करते जाओ इंस्टॉलमेंट वाइज। तो इसको पे करने का इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले एडवांस टैक्स निकालेंगे कैसे। तो आपको अपना इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस्टिमेट करके कि आपका इनकम कितना आ रहा है। नेट इनकम कैसे निकालेंगे हम लोग, जो डिडक्शंस होते हैं ना चैप्टर 6A वाले, उसको माइनस करने के बाद जो इनकम आता है उसको नेट टोटल इनकम बोलते हैं। तो वो हमें एस्टिमेट करना है डिपेंडिंग अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस या कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से, या इस क्वार्टर में जितना हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4 से। तो सबसे पहले क्वार्टर में हमको पे करना होगा 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद 45%, फिर 75% और उसके बाद 100% क्वार्टरली पेमेंट्स करने हैं। डेट्स देख लेते हैं। पहले तो ऑन और बिफोर 15 जून हमें पे करना है एटलीस्ट 15%। यहाँ एटलीस्ट बोला है, इसका मतलब कम से कम आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी को चुकाना होगा। जनरली हम लोग क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा ज्यादा ही पे कर दो ताकि इंटरेस्ट वगैरह से बच सकें। फिर ऑन और बिफोर 15 सितंबर, यहाँ हमें एटलीस्ट 45% पे करने की लायबिलिटी है। तो इसका मतलब जो पहले हमने पे किया है 15%, उसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको पे करेंगे। फिर 15 दिसंबर एटलीस्ट 75% और 15 मार्च को एटलीस्ट 100%। यहाँ एटलीस्ट 100% में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप चाहते हैं अगर तो आप 100% से ज़्यादा भी पे कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट टैक्स जनरली ज़्यादा ही आ जाता है। जब हम लोग कॉम्पिटिशन बनाते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आ जाता है, तो आप ज़्यादा पे कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। यहाँ अप टू 15 जून 30,000 अपना एडवांस टैक्स लायबिलिटी एसएससी ने निकाला, उसका 15% हमें पे करना है। 4,500 आया, 4,500 या उससे ज्यादा एसएससी पे कर सकता है। फिर
ऑन और बिफोर 15 सितंबर उसका एडवांस टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गया 40,000। हो सकता है ना, क्योंकि कुछ नया इनकम उसके सामने आ गया होगा। तो उसका 45% आया 18,000, उसमें से 4,500 उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो इस क्वार्टर में उसको पे करना होगा 13,500। फिर 15 दिसंबर को उसका इनकम थोड़ा कम हो गया, तो उसके बेसिस पे एडवांस टैक्स लायबिलिटी हो गया 35,000 एस्टिमेटेड वाला। तो उसका 75% 26,250 आया। अब उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 18,000। ये 2 बार इंस्टॉलमेंट में हम लोग ने 18,000 पे कर दिया था, तो अभी का इस क्वार्टर का लायबिलिटी आया 8250। सेम वैसे ही 15 मार्च को उसका फाइनल एडवांस टैक्स लायबिलिटी 38,000 आ गया। उसका 100% पे करना जरूरी है, तो 38,000 में से हम लोग ने पहले पे कर दिया हुआ है 26,250, तो उसमें से माइनस होने के बाद आ गया 11,750। अब देखिए अगर आपका इनकम 15 मार्च से बाद भी आएगा, तो उसके लिए भी आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा, लेकिन आपका ड्यू डेट तो चला गया। तो इसमें एक्ट बोलता है कि अगर आप 31 मार्च तक कोई भी टैक्स पे करते हो तो उसको एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा, और अगर 15 मार्च से बाद वाला इनकम है और उसके ऊपर अगर आप टैक्स पे करते हो अप टू 31 मार्च, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। अब ये पता नहीं वाले को इनकम टैक्स ने और एक्सटेंड कर दिया। देखिए, जो कैपिटल गेन्स होते हैं लॉटरी वगैरह से, तो उसको एस्टिमेट करना तो इम्पॉसिबल है। मान लीजिए आपका 15 सितंबर को आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया, लेकिन अचानक से आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब आपका इनकम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स बोलेगा आपने इसका इंस्टॉलमेंट में पे क्यों नहीं किया। तो ऐसा नहीं चलेगा। उसका इंस्टॉलमेंट अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉपरली टैक्स एडवांस टैक्स पे करते हो तो चलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा फर्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए। रीड करते हैं। Since it is not possible for the SSC to estimate capital gains income from lotteries, it has been provided that if any such income arises after due date of any installment, यहाँ पे कोई भी क्वार्टर का इंस्टॉलमेंट चलेगा और उसके बाद अगर आता है तो then the entire amount of tax payable after considering tax deducted at source, ये हम लोग ऊपर देखेंगे, on such capital gains, entire amount of tax payable on such capital gains or casual income should be paid in the remaining installments of advance tax which are due. तो उसको बाद में भी पे किया जा सकता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स में। अब एक चीज और स्पेसिफाई किया हुआ है इसमें कि अगर किसी ने प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में 44 AD और ADA आप लोगों को पता होगा प्रिजम्पटिव स्कीम टैक्सेशन है, तो अगर वो ऑप्ट किया है किसी ने तो उसको सिर्फ सिंगल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना होगा 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर में। अब देखिए, ये सब डेट्स तो दिए हुए हैं, लेकिन अगर ये डेट बैंक हॉलीडे के दिन आता है तो क्या होगा। तो ये एक्ट बोलता है कि उसको नेक्स्ट वर्किंग डे पे डिपॉजिट कर दो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम लोग वापस ऊपर देखते हैं कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया इसने। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि नेट टोटल इनकम निकालना है। नेट टोटल इनकम कैसे निकलता है, चैप्टर 6 के डिडक्शंस के बाद। तो हमारा नेट टोटल इनकम का एस्टीमेट आ गया। अब उसके ऊपर हम लोग टैक्स निकालेंगे। कैसे, टैक्स रेट अप्लाई करके। टैक्स रेट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही बजट में अनाउंस हो जाता है, तो वो टैक्स उस प्रीवियस ईयर पे जो एप्लीकेबल होगा उस पे हम लोग अपना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। अब ये जो टैक्स आएगा, अब नीचे मैंने कैलकुलेशन का तरीका दिया हुआ है। एस्टिमेटेड टैक्स पेबल फॉर प्रीवियस ईयर, ये हम लोगों ने निकाल लिया। उसमें से रिबेट माइनस कर देंगे, सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो वो ऐड कर देंगे, एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे, ये हमारा टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। अब इसमें से रिबेट अगर कोई और है 87 के अलावा और भी होते हैं, जैसे अरियर्स ऑफ सैलरी वगैरह आते हैं, वो तो सेपरेट टॉपिक है, उसको अलग से देखेंगे। तो 87 के अलावा अगर कोई भी रिबेट है उसको हम लोग यहां माइनस कर देंगे। उसके बाद टीडीएस और मैट क्रेडिट माइनस कर देंगे। टीडीएस जो 26S में दिख रहा है और मैट क्रेडिट जो प्रीवियस ईयर के पेंडिंग रहेंगे वो,
ये सब माइनस करने के बाद हमारा आता है एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो है उसका परसेंटेज हम लोग को निकालना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी लोग ध्यान नहीं देते, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है लेकिन उसमें पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है, तो उस वजह से हमें ये अपने नेट टोटल इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करने के लिए। अगर उसको इंक्लूड करके हमारा इनकम इतना आता है और उसके ऊपर टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा हो जाता है तो हमें एडवांस टैक्स पे करना होगा। तो ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। अब एक सेक्शन है 210 जो असेसिंग ऑफिसर को कुछ पावर्स देता है। क्या पावर्स देता है कि अगर कोई डाउटफुल एसएससी है जो अपना एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं पे कर रही है तो उसको ये डिमांड नोटिस सर्व करके बोल सकता है कि अपना एडवांस टैक्स टाइम पे करो। उसका ये लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा और उसको डिमांड नोटिस सर्व करेगा और बोलेगा अपना एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। लेकिन कौन से एसएससीज हैं जो डाउटफुल हैं? तो अगर आपका रेगुलर असेसमेंट हो चुका है इस प्रीवियस ईयर से पहले के किसी प्रीवियस ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर को भी प्रीवियस ईयर बोलते हैं, लेकिन उससे पहले के किसी साल में आपका रेगुलर असेसमेंट हो चुका है तो आप डाउटफुल में काउंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलर असेसमेंट जनरली उन लोगों का होता है जो अपना इनकम टैक्स प्रॉपर्ली कंप्यूट नहीं करते। तो अगर थोड़ी बहुत भी एक चोरी आपने की है तो आप पे डाउट अराइज हो जाएगा। और डाउट तो अराइज हुआ, इस साल में आपने एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं किया, इनकम टैक्स फर्स्ट क्वार्टर तक देखेगा कि आपका ड्यू डेट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेकेंड क्वार्टर देखेगा, फिर थर्ड क्वार्टर भी देखेगा। भाई 3 क्वार्टर हमने वेट किया, इनकम टैक्स बोलेगा अभी भी आप पे नहीं कर रहे हो, मतलब पहले से भी आप डाउटफुल हो, इस साल में भी आप गलती कर रहे हो, तो आप कुछ झोल करने का इरादा रखते हो तो आपके ऊपर डिमांड नोटिस सर्व हो जाएगा। कब? फर्स्ट 3 क्वार्टर इन लोग देखेंगे और 4th क्वार्टर आने से पहले लास्ट डे ऑफ फेब को आपको डिमांड नोटिस सर्व कर देंगे। उसी प्रीवियस ईयर में लास्ट डे ऑफ फेब 28 या 29 को आपको डिमांड नोटिस सर्व हो जाएगा। अब असेसिंग ऑफिसर आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेगा? तो सबसे पहले उसको आपका नेट टोटल इनकम देखना पड़ेगा। अब आपका नेट टोटल इनकम इस प्रीवियस ईयर में क्या है वो उसको नहीं मालूम होगा, तो वो देखेगा जिस साल में आपका रेगुलर असेसमेंट हुआ था ना, लेटेस्ट ईयर, मतलब अगर प्रीवियस ईयर ये 1920 है और आपका रेगुलर असेसमेंट हुआ था 15-16 में, तो उस साल का 15-16 का प्रीवियस ईयर 15-16 का इनकम वो चेक करेगा, या तो उसके नेक्स्ट ईयर का मतलब 16-17 का, दोनों में से जो भी हायर इनकम होगा, नेट टोटल इनकम जो भी हायर होगा उसको वो यूज कर लेगा और उसके ऊपर एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपका निकालेगा। और अगर वो 10,000 से ज्यादा आता है तो वो अज्यूम करेगा कि इस साल में भी आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ रही है और उस हायर वाले अमाउंट पे जो भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आएगा उसका इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करने के लिए बोल देगा। तो ये थे पावर्स असेसिंग ऑफिसर के। आइए देखते हैं। Where SSC is subjected to regular assessment in any of the previous year prior to current previous year, and such SSC had short paid or not paid advance tax on due dates, मतलब installment wise जो ऊपर दिया हुआ है उस दिन नहीं पे किया, assessing officer can pass order in writing on or before last day of February of previous year, मतलब इसी previous year, and issue a demand notice under section 156 to pay advance tax in installment or installments। आपको या तो एक ही इंस्टॉलमेंट में बोलेगा या तो एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स में बोलेगा पे करने के लिए। Assessing officer shall compute advance tax based on taking higher of total income of following previous year, assessed income in latest previous year which is subjected to regular assessment। लेटेस्ट बोला है, इसका मतलब अभी इस प्रीवियस ईयर से जो नजदीक वाले प्रीवियस ईयर में हुआ रहेगा उसको
वो यूज करेगा। और डिक्लेयर्ड इनकम इन रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न इन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आफ्टर असेस्ड प्रीवियस ईयर, मतलब ऊपर जो हम लोगों ने यूज किया उसके नेक्स्ट ईयर में, अगर मान लीजिए असेसमेंट हुआ ही नहीं है लेकिन आपने रिटर्न तो फाइल किया होगा, तो रिटर्न में अगर आपने ज्यादा दिखाया है तो उसको वो यूज कर लेगा। तो या तो असेस्ड प्रीवियस ईयर वाला या तो उसके नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जो इनकम आपने दिखाया है उसको यूज करेगा, जो भी इन दोनों में से हायर होगा। एग्जाम्पल में मैंने जो बोला वही है, 15-16 का असेसमेंट हुआ था तो उस ईयर का या तो 16-17 का। अब असेसिंग ऑफिसर ने तो डिमांड नोटिस सर्व कर दिया अपने हिसाब से कैलकुलेट करके, लेकिन असलियत में तो एसएससी का एडवांस टैक्स बहुत ज्यादा था। तो एसएससी के पास एक ऑप्शन है कि वो डिमांड में जो लिखा हुआ एडवांस टैक्स है उसको पे कर दे, लेकिन फिर बाद में असेसमेंट होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो ये भी तो रिस्क है। तो एसएससी उसको बताएगा असेसिंग ऑफिसर को कि आपने जो डिमांड नोटिस सर्व किया वो बहुत कम था, हमारा एडवांस टैक्स इससे ज्यादा है। तो असेसिंग ऑफिसर अपना ऑर्डर रिवाइज करेगा और एक नया डिमांड नोटिस सर्व करेगा। सेकंड केस ये हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर ने जो डिमांड नोटिस सर्व किया उसमें जो अमाउंट था वो बहुत ज्यादा था और हमारा एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी कम है, तो वो भी एसएससी प्रॉपर तरीके से कंप्यूट करके असेसिंग ऑफिसर को बता सकता है और उसके हिसाब से अगर ईओ सेटिस्फाई हो गया तो वो रिवाइज करेगा और वो जो लोअर अमाउंट आएगा नए ऑर्डर के हिसाब से वो पे करने की लायबिलिटी एसएससी को आएगी। एसएससी में क्लेम दैट हिज एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज लेस और हायर देन द अमाउंट कंप्यूटेड बाय असेसिंग ऑफिसर। If AO is satisfied, then he can revise his order under section 210 subsection 4 and SSC will have to pay such higher or lower advance tax accordingly. ये एग्रीकल्चर वाला हम लोगों ने देख लिया कि एग्रीकल्चर इनकम को भी इंक्लूड करना पड़ता है एप्लीकेबिलिटी के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं 234C, ये एडवांस टैक्स से ही रिलेटेड है और सबसे पहले यही इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। जिस साल में हम लोग एडवांस टैक्स पे करते हैं प्रीवियस ईयर में उस टाइम से ही ये इंटरेस्ट लगना शुरू होता है और उसके बाद लगता है 234B, फिर 234A। तो सबसे पहले 234C से ही हम लोग शुरू करेंगे। ये क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब आपका एक दिन भी अगर 1 मंथ से ज्यादा हुआ है तो उसको भी 1 मंथ में ही काउंट किया जाएगा, मतलब 1 मंथ प्लस 1 डे है तो 2 मंथ्स में आ जाएगा, 1 मंथ प्लस 5 डे, 1 मंथ प्लस 6 डे, ठीक है, ये सब 2 मंथ्स में आएगा। इंटरेस्ट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी लेविड इफ एडवांस टैक्स इज पेड इन एनी इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट था 15% और आपने कम पे किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। लेकिन इसमें एक राहत दी गई है कि फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो अगर 15% से कम है भी लेकिन 12% से कम नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 45% से कम है लेकिन 36% से कम नहीं है तो नहीं लगेगा इंटरेस्ट। मतलब अगर आप 12% तक चुका दे रहे हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 36% तक चुका दे रहे हो तो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट शैल बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन टैक्स लायबिलिटी इन रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम में इतना टैक्स दिखाया है और उससे कम आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके रिटर्न ऑफ इनकम को ही आधार मानेंगे और उसके बेसिस पे एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया जाएगा और उस पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अब दिया है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C shall not be levied if shortfall in payment of advance tax is due to failure to estimate। ये 3 चीज को एस्टिमेट करने में अगर फेल्यूर है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। and SSC pays the required advance tax on such income as part of immediate following installments or till 31st March if no installment is pending। तो इनमें से एक तो हमने ऊपर देख लिया था और डिस्कस भी किया था कि अगर वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर देता है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट नहीं लगेगा और अगर इंस्टॉलमेंट कोई बचा ही नहीं है तो 15 मार्च आ गया है और उसके बाद आया तो 31 मार्च तक पे कर सकता है। तो कौन सी चीजें थी, पहले तो
कैपिटल गेन हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसके अलावा अगर कोई न्यू बिजनेस है तो न्यू बिजनेस में हमें पता नहीं होता है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो उस हिसाब से एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में भी हमें छूट दी गई है कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है। फिर डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, अब ये तो पता नहीं होता है आपको कि डिविडेंड कंपनी कब पे करेगी। जनरली हर बार तो एजीएम में डिक्लेयर होता है, लेकिन करेगी नहीं करेगी, तो उस केस में भी एस्टिमेट पॉसिबल नहीं होता है, तो उस केस में भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो। मतलब इन तीन चीजों को हमें एस्टिमेट करना कंपलसरी नहीं है नेट टोटल इनकम, और उस पर एडवांस टैक्स पे करना जरूरी नहीं है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C shall not be levied if advance tax is paid up to 12% in first installment and up to 36% in second installment. Note: for deferment of first installment, interest of 3% shall be calculated, and similarly for next installment and third installment. मतलब 3 months का पीरियड है, तो अगर एक इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं करते हैं तो 3 months का इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करते तो फिर से 3 months का इंटरेस्ट लग जाएगा 3%, और थर्ड इंस्टॉलमेंट के केस में भी वैसा ही। लेकिन अगर आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हो तो उस केस में 1% का ही इंटरेस्ट लगेगा, वो 15 days के लिए 1 month काउंट किया जाएगा। और अगर आप पे ही नहीं करते हो तो 3 + 3 + 3 9 और 1% 10% हो गया। तो 234C में जो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम 10% ही लग सकता है, क्योंकि ये 31 मार्च और प्रीवियस ईयर लगना बंद हो जाता है। और इसके बाद 234B पिक्चर में आता है और वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसका लिमिट जो है यहीं तक है, प्रीवियस ईयर का 31 मार्च। अब एक चीज हमें ध्यान देना होगा कि जितने भी ये एडवांस टैक्स हैं उस पर इंटरेस्ट लगाने के लिए एडवांस टैक्स अमाउंट को 100 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मतलब अगर 59 है तो 100, तो नियरेस्ट जो 100 आएगा उसमें राउंड ऑफ कर देंगे और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। ये बोला है 119A में। ठीक है, अब देखते हैं 234B, इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। पहले तो हमने देखा कि जो इंस्टॉलमेंट है उससे कम अमाउंट अगर पे करते हैं या उसको डिले करते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा। अब आपने लास्ट डेट तक पे नहीं किया, मतलब बेसिकली आपने एडवांस टैक्स ही नहीं पे किया, तो अब आप डिफॉल्टर हो गए, तो अब आप पे 234B में इंटरेस्ट लगेगा। Interest under section 234B is levied in following two cases: when taxpayer has failed to pay advance tax, though he is liable to pay advance tax. मतलब वो liable था लेकिन उसने पे नहीं किया। और where advance tax paid by taxpayer is less than 90% of advance tax. तो सेकेंड केस में अगर आपने 90% से कम पे किया है तो आपको डिफॉल्टर मानेंगे। इनकम टैक्स ने आपको 10% की छूट दी है, लेकिन उससे भी कम आप पे कर रहे हो तो आपको डिफॉल्टर मानेंगे और आप पे इंटरेस्ट लगाएंगे, जो भी डिफरेंशियल एडवांस टैक्स होगा उस पे। फर्स्ट केस में तो आपने पे ही नहीं किया, सेकंड केस में आपने पे किया लेकिन 90% से भी कम अमाउंट पे किया, तो डिफॉल्टर मान के इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन ये 90% किसका, तो इसमें लिखा है एसेस्ड टैक्स। अब एसेस्ड टैक्स क्या होता है, तो आपने तो रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन इनकम टैक्स भी कुछ कैलकुलेशंस करता है। तो 143(1) में जो इंटीमेशन आता है वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी और अपेरेंट्स क्लेम को चेक करता है, ये सिस्टम ही करता है। तो वो जो इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, जो टैक्स आपका कैलकुलेट कर रहा है, उसको टैक्स मानेंगे और उसमें से TDS, TCS, रिलीफ, मैट क्रेडिट माइनस करने के बाद जो भी आता है वो आपका टैक्स लायबिलिटी होता है। तो उससे अगर आपने 90% कम पे किया है तो आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। और सेकंड केस में अगर आपने रेगुलर असेसमेंट आपका हुआ है तो उसमें जो अमाउंट डिटरमाइंड है टैक्स का, उसमें से TDS, TCS, मैट क्रेडिट, रिलीफ माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपकी लायबिलिटी होती है। अब इसका भी पीरियड ऊपर जैसा सेम ही है, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लेके जब तक आप टैक्स
अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे नहीं करते। फिर 234A इंटरेस्ट ऑन डिले इन फाइलिंग रिटर्न। अब 139(1) में रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट्स दिए हुए हैं। जैसे अगर टैक्स ऑडिट वाला केस है तो 30 सितंबर, अगर अदर केसेस के लिए 31 जुलाई, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 30 नवंबर। तो इन ड्यू डेट्स पे अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो और अगर आपका कुछ टैक्स पेंडिंग है, जैसे अगर एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया है लेकिन अभी भी कुछ टैक्स पेंडिंग है, इनकम टैक्स को कैसे ये पता चलेगा टैक्स पेंडिंग है? वो असेस्ड टैक्स कैलकुलेट करेगा 143(1) में और रेगुलर असेसमेंट में। तो कुछ जो डिफरेंस है उसको हमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स के हिसाब से पे करना होता है। तो अगर कुछ टैक्स पेंडिंग है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। सर अगर पेंडिंग नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि काफी लोग बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देते हैं। अब ये सेपरेट टॉपिक है, देखना पड़ेगा। मतलब उन लोग ड्यू डेट के बाद भी, 1 साल के बाद भी रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका टैक्स पेंडिंग ही नहीं रहता है। लेकिन उन केस में भी उसको लेट फी लग सकता है, वो हम लोग आगे के सेक्शन में देखेंगे। 234F में दिया है फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। लेट फी शैल बी लेविड ऑन द SSC who has not filed their return under section 139 within prescribed time under section 139(1). मतलब ड्यू डेट्स पे अगर पे नहीं किया तो लेट फी लग जाएगा। और ये लेट फी कितना होगा? अगर आप 31 दिसंबर तक पे कर दे रहे हैं तो आप पे लेट फी लगेगा 5000। लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर को भी क्रॉस कर दिया, उसके बाद पे कर रहे हैं, उसके बाद अपलोड कर रहे हैं, तो लेट फी हो जाएगा 10,000। लेकिन अगर आप छोटे एसएससी हैं तो आपको 1000 लगेगा मैक्सिमम लेट फी। वेयर अ डिफॉल्टर फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, ही इज रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ 5000 एंड इफ ही फाइल्ड आफ्टर 31 दिसंबर of assessment year, then fee of 10,000 shall be paid by him before furnishing such return. However, if total income of such defaulter does not exceed 5 lakhs, then maximum late fee payable under this section would be 1,000. मतलब अगर 5 लाख से कम है आपका टोटल इनकम तो आपको छोटे एसएससी में काउंट किया जाएगा और आपका लेट फी रिड्यूस कर देंगे। ये था 234F। और 234A में जो इंटरेस्ट ऑन डिले है वो 1% पर मंथ होगा इनटू पीरियड फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से एक दिन बाद से शुरू होके जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते उस दिन तक का। और अमाउंट क्या रहेगा? जो डिफरेंशियल अमाउंट है एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, मतलब जो आपका जितना टैक्स आप पे बनता है और जितना आपने पे किया है। 234D इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड प्रोवाइडेड टू द असेसी। अब जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, 143(1) जो है वो सिस्टम इशू करता है। सिस्टम क्या करता है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी और एपरेंट क्लेम चेक करता है और रिफंड इशू कर देता है। तो हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो जाए, वो ज़्यादा भी रिफंड इशू कर दे। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक्सेस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। कितना करेगा? 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पीरियड क्या रहेगा? जिस दिन आपके अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हुआ उस दिन से लेके डेट ऑफ रेगुलर असेसमेंट तक। ये आखिर पता कैसे चलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपको एक्सेस रिफंड चला गया? रेगुलर असेसमेंट में ही मालूम पड़ता है। तो उस दिन तक का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। अमाउंट क्या रहेगा? एक्सेस रिफंड जो भी है, अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम असेसी। 234E फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग TDS और TCS स्टेटमेंट। अगर आप टैक्स डिडक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसको डिपॉजिट भी करना होता है। और कितना आपने कलेक्ट किया, कितना डिडक्ट किया, कितना डिपॉजिट किया, इसका रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करना होता है। तो अगर ये स्टेटमेंट्स आपने टाइम पे फाइल नहीं किया, इनका ड्यू डेट्स क्वार्टरली होता है, तो अगर इसको प्रॉपर ड्यू डेट पे आपने स्टेटमेंट को फर्निश नहीं किया, फाइल नहीं किया, तो आपको 200 पर डे का लेट फी लग जाएगा। लेकिन ये जो लेट फी है ना, वो मैक्सिमम कितना रहेगा? जितना उस क्वार्टर में आपका TDS अमाउंट है।
मतलब मैक्सिमम अगर आपका टीडीएस है 5 लाख, तो लेट फी लगते लगते भी आप कितना भी लेट फाइल कर दो तो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होएगा। मतलब मैक्सिमम पेनल्टी कितना रहेगा? 100%। बेसिकली इनकम टैक्स यही कहना चाहता है। तो ये आपका मैक्सिमम लेट फी रहेगा। अब जो लेट फी है वो आपको पे करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने से पहले, नहीं तो रिटर्न ही अपलोड नहीं होगा। डेट ऑफ फर्निशिंग जो आपका है उस डेट से पहले आपका लेट फी पे हो जाना चाहिए। रीड करते हैं। Where an assessee fails to deliver TDS TCS statements within time prescribed, he shall be liable to pay fee of rupees 200 per day during which the failure continues. The amount of fee shall not exceed the amount of TDS TCS statement shown for the period. The amount of fee shall be paid before delivering statements. 234F हो गया। 244A 244A इंटरेस्ट ऑन रिफंड टू बी पेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ऊपर तो हमने देखा कि इनकम टैक्स एक्सेस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन अगर हम किसी रिफंड के लिए एलिजिबल हैं और इनकम टैक्स वो लेट पे कर रहा है तो क्या वो इंटरेस्ट देगा? तो 244A बोलता है हाँ, 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ देगा, जो भी हमारा रिफंड एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर। अब रिफंड एलिजिबिलिटी कितना रहेगा? जो एसेस टैक्स है उसमें से हम लोगों ने जितना ज्यादा पे किया है वो। और पीरियड, तो पीरियड के केस में अगर जो रिफंड है वो आउट ऑफ टीडीएस और टीसीएस है तो फर्स्ट केस में अगर रिटर्न हमने टाइम पे फाइल कर दिया है तो फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट डे, प्रीवियस ईयर के एंड से नेक्स्ट डे से लेके जब तक रिफंड हम लोग को इशू नहीं हो जाता तब तक का पीरियड काउंट होगा। फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर से लेके अप टू डेट ऑफ ग्रांटिंग रिफंड। लेकिन अगर आपने रिटर्न जो है वो टाइम पे नहीं पे किया, टाइम पे नहीं फाइल किया, लेट फाइल किया, तो उस केस में फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अप टू द डेट ऑफ रिफंड। फिर अगर आपका जो रिफंड है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में से है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब पे करते हैं हम लोग? जब हम लोग अपना कॉम्पिटिशन बनाते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। तो अगर उस केस में उसमें से अगर रिफंड मिला है तो आपका जो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है या आपने जब टैक्स भरा है उसमें से जो भी लेटर डेट है वहां से लेके रिफंड ग्रांटिंग डेट तक, मतलब अगर आपने 30 अगस्त को रिटर्न फाइल किया और आपका टैक्स डिपॉजिट हुआ 15 सितंबर को, तो लेटर कौन सा हो गया? 15 सितंबर। तो 15 सितंबर से लेके आपका रिटर्न जब तक रिफंड आपको नहीं मिल जाता उस दिन तक का आपको इंटरेस्ट देंगे। रीड कर लेते हैं। Where refund of any amount becomes due to assessee, he shall be entitled to receive simple interest of such refund at 0.5% per month or part of the month comprised in the period as follows. Where refund is out of TDS, TCS or advance tax paid by the assessee, the period shall be from 1st April of assessment year up to the date of refund granted, if assessee filed return on or before due date. Second case, from the date of filing return up to the date of refund granted, if assessee filed return after due date. फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स में से है, where refund is out of self assessment tax, the period of refund shall be from the date of filing return or from the date of payment of tax whichever is later up to the date of refund granted. अब ये तो था एसएससी के केस में, लेकिन डिडक्टर को अगर कुछ रिफंड नहीं हुआ तो डिडक्टर कौन होता है? जो टैक्स डिडक्ट करके डिपॉजिट करता है। तो उसको लगा कि उसने कुछ ज्यादा डिपॉजिट कर दिया तो उसको कितना देगी इनकम टैक्स रिफंड? इंटरेस्ट ऑन रिफंड। जिस दिन उसने क्लेम किया उस दिन से लेके
रिफंड के डेट तक जो भी पीरियड रहेगा उस पे उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा एट 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन सिनारियो सेकेंड हुआ कि जो रिफंड है वो अराइज हुआ किसी ऑर्डर के वजह से, या तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसके वजह से मालूम पड़ा कि इसको रिफंड बनता था, इसने ज्यादा डिपॉजिट कर दिया। तो उस केस में पीरियड कब से कब तक का होगा? जिस दिन उसने टैक्स पे किया वो पहले का पीरियड होगा, जिस दिन उसने टैक्स पे किया और जब तक उसको रिफंड इशू हुआ उस दिन का पीरियड। मतलब उसको ज्यादा पीरियड का रिफंड मिलेगा कब? जब उसने ऑर्डर के बेसिस पे उसको रिफंड एलिजिबिलिटी हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो इंटरेस्ट हमें 234 ए बी सी डी ई जो भी सेक्शन है उसमें मिलता है उसको चार्ज करेंगे एज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और उस पर भी टैक्स लगाएंगे। फिर जो भी हमारा रिफंड अमाउंट है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेट ऑफ कर सकता है कोई भी साल का अगर टैक्स ड्यू है हमारा उसके अगेंस्ट। लेकिन इसके लिए उसको एसएससी को इंटीमेट करना पड़ेगा, उसको इंटीमेशन इशू करना पड़ेगा कि आपका जो रिफंड है इस साल का वो दूसरे साल के टैक्स के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया। थर्ड पॉइंट, वेयर रिफंड इज लेस देन 10% ऑफ टैक्स डिटरमाइंड अंडर इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) और रेगुलर असेसमेंट, नो इंटरेस्ट ऑन रिफंड शैल बी इशूड। रिफंड कब इशू होता है? जब हमने ज्यादा टैक्स पे किया तो। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि जो तूने टैक्स पे किया है और जो हमने कैलकुलेट किया उसमें डिफरेंस सिर्फ 10% का ही तो है, तो उतने के लिए क्या इंटरेस्ट लेगा तू? जाने दे। लेकिन अगर 11% हो गया डिफरेंस तो आपको पूरे अमाउंट के ऊपर रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अप टू 10% अगर रिफंड हुआ तो इंटरेस्ट नहीं देगी इनकम टैक्स। तो ये था हमारा चैप्टर एडवांस टैक्स इंटरेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।